चलिए, तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूं और आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं एक ऐसा विषय जो भविष्य की परीक्षाओं में आने के लिए इतना व्याकुल है कि दोस्तों जितनी भी परीक्षाएं आप लोगों की आ रही हैं उसमें हिंदी का टॉपिक यानी कि हिंदी आएगी ही आएगी। और हिंदी के टॉपिक के अंतर्गत अगर मैं आपसे बात करूं तो ऐसे कई सारे टॉपिक हैं जो पूछे ही जाएंगे। सबसे पहली परीक्षा देख लेते हैं, पटवारी हिंदी आएगी, एसएससी जीडी में हिंदी आएगी, स्टेनो में हिंदी आएगी, सब इंस्पेक्टर में हिंदी आएगी, साथ में जेल प्रहरी का पेपर है और आपका फॉरेस्ट का है, उसमें भी हिंदी आएगी। दोस्तों कहते हैं कि हिंदी में 3 टॉपिक इतने खतरनाक होते हैं कि अगर उन टॉपिकों को आपने अच्छे से कर लिया, पढ़ लिया, समझ लिया तो मुझे तो लगता है कि कम से कम हमारी हिंदी 50% कंप्लीट हो जाती है। इसलिए आज हिंदी की जो बैकबोन कहलाती है वो कहलाते हैं 3 टॉपिक, और उन्हीं 3 टॉपिकों में से आज मैं एक टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं और उस टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाला हूं दोस्तों। और दोस्तों मैं आप लोगों को जानकारी एक चीज की और बता दूं कि आज की जो क्लास है वो इतनी जबरदस्त क्लास है इस YouTube के इतिहास में, क्योंकि मैं आगामी परीक्षाओं में मैंने केवल पटवारी, सब इंस्पेक्टर, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट इन परीक्षाओं को नहीं लिया है। मैंने 9th, 10th, 11th और 12th की जो भविष्य में परीक्षाएं होगी, फाइनल बोर्ड का जो एग्जाम होगा उसमें ये तीनों टॉपिक पूछ रहे हैं बच्चों से। 12वीं में, 10वीं में, 9th में, 11th में ये बच्चों से पूछ रहे हैं वो टॉपिक, यानी कि रस पूछ रहे हैं, अलंकार पूछ रहे हैं, छंद पूछ रहे हैं। तो जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं जो 12th की परीक्षा देंगे, 10th की देंगे, उन सभी विद्यार्थियों को मैं फिर से आग्रह करना चाहूँगा कि वो इस वीडियो को पूरी की पूरी अच्छे से देखें और एक एक चीज़ को यहाँ समझ लें और भविष्य में अपना जो भी एग्ज़ाम है उनका उसको वो देने चले जाएं। सारे के सारे आपके प्रश्न बनेंगे दोस्तों। आपको पूरा का पूरा वीडियो को अच्छे से देखना है और उसको बीच में स्किप नहीं करना है, ठीक है। जबरदस्त तरीके से मैं आज आप लोगों को टॉपिक पढ़ाने वाला हूं हिंदी में, छंद टॉपिक, ठीक है। तो आज हिंदी में टॉपिक चालू करेंगे हम लोग छंद। दोस्तों छंद का एक टॉपिक ऐसा होता है कि सभी परीक्षाओं के लिए इतना कठिन बनकर आता है कि प्रत्येक विद्यार्थी इसको कर नहीं पाता है, लेकिन आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं इतने तरीके से, इतने बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझाऊंगा कि YouTube के इतिहास में तो मुझे तो नहीं लगता, जितनी मैंने भी YouTube में भी देखता हूं, तो भविष्य में किसी मतलब जो पास्ट में किसी YouTube वाले ने इतना भयंकर वाला पढ़ाया हो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति दोस्तों YouTube पर पूरा लेक्चर नहीं डालता है। अगर वो पूरा लेक्चर डालेगा तो अपने पेड कोर्स में डालेगा दोस्तों, ठीक है, अपना खुद के ऐप में डालेगा। कोई फ्री शिक्षा YouTube पर नहीं देगा, और अगर देगा भी दोस्तों तो मैं आपको बता दूं कुछ चीज़ें वो जरूर छुपा लेगा। लेकिन आज मैं आपको जो छंद का टॉपिक पढ़ाऊंगा वो टॉपिक आज पढ़ने के बाद आपको आज से इतना सरल लगेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। क्लियर है? ओके, हम इस घड़ी को चालू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और छंद को हम पढ़ते हैं, ठीक है। सभी विद्यार्थी छंद डाल लीजिए, ठीक है। सभी विद्यार्थी छंद डाल लीजिए। आखिरकार छंद क्या होता है इसको हम सबसे पहले समझते हैं। देखिए दोस्तों, कहते हैं हमारे यहाँ 4 वेद आए थे, हमारे यहाँ 4 वेद आए थे, ठीक है, हाँ। और इन चारों वेदों में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक वेद माना जाता है जिसका नाम है ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। अच्छा, ये जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद है, क्योंकि जब हमारे यहाँ 4 वेद आए
तो एक के बाद एक आते चले गए। सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है, सबसे बाद का जो वेद है वो अथर्ववेद है। ठीक है, ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद आया, यजुर्वेद के बाद सामवेद आया और सामवेद के बाद अथर्ववेद आया। क्लियर? मैं आपको बता दूं कि इन चारों वेदों में दोस्तों सबसे प्राचीन जो वेद है उसका नाम है ऋग्वेद। बात करते हैं ऋग्वेद की, तो दोस्तों ऋग्वेद जो हमारा वेद था, आज भी है, इस वेद में सबसे पहले छंदों का उल्लेख किया गया था। सबसे पहले इस ऋग्वेद में सबसे पहले छंदों का प्रयोग किया गया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, उल्लेख किया गया, उसके बाद इन छंदों का जो वर्णन किया गया वो एक ऋषि आए थे, पिंगल ऋषि। तो पिंगल ऋषि के द्वारा छंदों का वर्णन किया गया। देखिए उल्लेख ऋग्वेद में किया गया था, सबसे पहले छंदों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया था और वर्णन सबसे पहले पिंगल ऋषि के द्वारा किया गया। इन पिंगल ऋषियों ने, यानी कि जो पिंगल ऋषि थे, इन्होंने अपना एक स्वयं का ग्रंथ लिखा था, छंदम सूत्र। ये इनका ग्रंथ था। इसी ग्रंथ में छंदों का वर्णन किया गया था। किसके द्वारा किया गया? तो छंदों का वर्णन पिंगल ऋषि के द्वारा किया गया। इसलिए दोस्तों पिंगल ऋषि को छंदों के जनक कहा जाता है। इसीलिए पिंगल ऋषि को छंदों के क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। क्लियर है? यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत आई क्या? सबसे पहले बात करते हैं छंदों की। तो सबसे पहले जो ऋग्वेद आया, उस ऋग्वेद में छंदों का उल्लेख किया गया। बाद में पिंगल ऋषि के द्वारा छंदों का वर्णन किया गया। उनके द्वारा, यानी कि पिंगल ऋषि के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया, छंदम सूत्र। उस ग्रंथ में छंदों का वर्णन किया गया था। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। और छंदों के जो जनक कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? तो पिंगल ऋषि को कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अलंकार के जनक आचार्य भामह को कहा जाता है। इसी प्रकार से रसों के जो जनक हैं वो आचार्य भरत मुनि हैं। क्या नाम है उनका? आचार्य भरत मुनि। तो मैंने तीनों का आपको नाम बता दिया। ठीक, आगे बात करते हैं छंद की। तो दोस्तों छंद संस्कृत में छद से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? छद से मिलकर बना है। छंद संस्कृत में छद से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आह्लाद करवा देना। क्या कर देना? आह्लाद कर देना, या आह्लाद मतलब, या फिर खुशी कर देना या खुश कर देना, कुछ भी लिख लो, खुश कर देना। आह्लाद का मतलब क्या होता है? खुश कर देना, आह्लाद कर देना। क्लियर है? तो दोस्तों यहां तक आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या आई? तो छंदों का मतलब क्या होता है? छंदों का मतलब होता है कि किसी भी, अगर काव्य में बात करूं मैं आपसे, चाहे वो दोहा हो, चाहे वो आपकी कुंडलियां हो, चाहे वो आपका रोला हो, उल्लाला हो, अगर इनमें तुक है, गति है, यति है,
पद है, मात्राएं हैं, तो इन्हीं के माध्यम से अच्छा लगता है। और छंदों में ज्ञान लिया जाता है। क्या किया जाता है? ज्ञान लिया जाता है। कुंडलियाँ कैसे गाते हैं, दोहा कैसे गाते हैं, रोला कैसे गाते हैं, उल्लाला कैसे गाते हैं। क्लियर है? तो गाने के बाद जो आपको अच्छा लगा वही आपका छंद कहलाता है। ठीक है? क्योंकि छंद में या छंद के बोलने से सामने वाला खुश हो जाए, छंद के गाने से कुंडलियाँ गा दो, सामने वाला खुश हो जाएगा, दोहा गा दो, सामने वाला खुश हो जाएगा। लेकिन तुक होना चाहिए, गति होना चाहिए, मात्राओं का विशेष ध्यान करना चाहिए, पद होना चाहिए इसके अंदर, तब अच्छा लगेगा सामने वाले को। अगर लय गति नहीं होगी तो दोहा भी किताब की तरह पढ़ दो, अच्छा नहीं लगेगा। तो सामने वाला खुश होना चाहिए। अलंकार एक अलग चीज है। अलंकार एक अलग चीज है। अलंकार में क्या होता है? किसी नीरस वस्तु को आभूषण पहना दो, अच्छी दिखने लगेगी। इसी प्रकार से रस होता है। रस तो किसी साहित्य को पढ़ने से, देखने से मन में अच्छा फील करने लगे, वो रस होता है। ठीक है? लेकिन छंद की बात कर रहा हूं मैं, तो छंद को तो गाने से, परंतु कैसे गाने से? तुक में गाने से, लय से गाने से। कहाँ रुकना है, यति करना है, कहाँ गति करना है, कहाँ मात्राओं का विशेष ध्यान करना है। अरे शब्दों का भी तो विशेष, वर्णों का विशेष ध्यान करना पड़ता है, तब जाके सामने वाले को अच्छा लगता है, वही आपका छंद कहलाता है। क्लियर? आगे बात करते हैं। सबसे पहले छंदों के निम्नलिखित अंग होते हैं। छंदों के निम्नलिखित अंग होते हैं, एक एक से हैं हम चर्चा करने वाले। तो देखिए, नोट्स बना लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नोट्स बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप। छंदों के निम्नलिखित अंग होते हैं। सबसे पहले देखिए, चरण, इसी को पद बोलते हैं, इसी को पाद बोलते हैं। पहला अंग ये हो गया। ठीक है? नोट्स आप लोग बनाते जाना। ठीक है? नोट्स आप लोग बनाते जाना अच्छे से। ठीक? हाँ, चलिए मैं आपके नोट्स भी कंप्लीट ही करवा देता हूं, क्योंकि 9th और 10th 12th के जो विद्यार्थी हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत आएगी, लेकिन मैं आप लोगों की परेशानी को भी सॉल्व कर देता हूं। देखिए, छंद के निम्न अंग होते हैं। छंद के निम्न अंग होते हैं। नंबर 1, चरण, ऑब्लिक पद, ऑब्लिक पाद। ठीक है? ये पहला हो गया अंग। ठीक है? ध्यान से समझते जाना आप लोग। दूसरा जो होता है वो होता है यति। तीसरा जो होता है वो होता है गति। इसमें सारी चीजें आएंगी, यति, गति आ जाएगी। ठीक है? तुक आ जाएगा इसी में। पांचवा देखो, मात्रा। ठीक है? और मात्रा भी आ जाएगा और वर्ण भी इसी में आ जाएंगे। मात्रा व वर्ण इसी में आ जाएंगे। मात्रा व वर्ण इसी में आ जाएंगे। ठीक है? हाँ, तो तुक, गति, यति और आपका एक और आ जाएगा इसी में, छठवा गण आ जाएगा। ठीक?
तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो छंद के निम्न अंग होते हैं, चरण बोल लो या पद बोल लो, पाद। इसी में यति भी देखना पड़ेगी, गति भी, तुक भी, मात्रा व वर्ण और गढ़। एक एक से चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले डाल लो चरण, पद या पाद। तो देखो पहला देखिए चरण, या आप इसे पद बोल सकते हैं या पाद बोल सकते हैं। ठीक है, इसको समझो। देखिए चरण और पद पाद में अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें क्या होता है, देखिए अगर मैं आपसे बात करूं प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। चार चरण होते हैं, सुनना ध्यान से। प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ छंद ऐसे भी हैं जिनमें 6 चरण होते हैं। जैसे आप अभी कुंडलियों को ले लो, इसमें 4 नहीं होते, इसमें 6 होते हैं। सुनना ध्यान से, कुंडलियों में कितने? 6 होते हैं। कुंडलियां दोहा प्लस रोला से मिलकर बनी होती हैं। आप छप्पय को ले लो, छप्पय में 6 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। छप्पय उल्लाला प्लस रोला से मिलकर बना होता है, प्लस रोला से मिलकर बना होता है। तो इनमें 6 चरण होते हैं। दोस्तों चरण पद पाद वे होते हैं कि प्रत्येक चरण में अगर प्रथम और जो तीसरा चरण होता है, प्रथम और तीसरा जो चरण होता है उसे विषम चरण कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? विषम चरण। और जो दूसरा और चौथा चरण होता है, चौथा चरण होता है वो सम चरण होता है। कैसा चरण होता है? सम चरण होता है। अब हम आगे जब दोहा रोला उल्लाला पढ़ेंगे तो उसमें चरण पढ़ेंगे, कुंडलियां पढ़ेंगे, उसमें जरूर हम लोग देख लेंगे कि विषम चरण क्या है, सम चरण क्या है, ठीक है। तो आपको चरण पद पाद में तो कोई दिक्कत नहीं आई। प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं, लेकिन कुछ हैं ऐसे जिनमें 6 भी होते हैं, जैसे कुंडलियां, उसमें 6 कुंडलियां दोहा और रोला से मिलकर बनती हैं। इसी प्रकार से छप्पय में भी 6 होते हैं जो उल्लाला और रोला से मिलकर बनते हैं। पहले और तीसरा जो चरण होता है वो विषम चरण होता है, और दूसरा और चौथा चरण होता है वो सम चरण होता है। दूसरा देखो यति, दूसरा अंग है यति। और यति की चर्चा मैं आपसे करूं, अगर किसी चरण में पढ़ते समय अगर आपको रुकना है और आप रुके, मतलब रुकना, और रुके, जहां रुके वहां आपने क्या लगाया? अर्धविराम लगाया, कॉमा लगाया। वो अर्धविराम ही आपका यति कहलाता है। तो जहां पर आप रुके, रुकना, जैसे आप इसमें लिख लो, छंद को पढ़ते समय जहां
थोड़ा सा रुका जाता है वहां ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वहां ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसे यति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यति कहते हैं। ठीक है। तो छंद को पढ़ते समय जहां थोड़ा सा रुका जाता है वहां विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसे यति कहते हैं, मतलब कॉमा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे देखो, गति के बाद, मतलब यति के बाद क्या आएगा? गति आएगा आपका। तो गति देखो, तो छंद को पढ़ते समय क्या करते समय? पढ़ते समय छंद को पढ़ते समय लय का प्रयोग किया जाता है, लय का प्रयोग किया जाता है, उसे गति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। ठीक है, जो लय है आपकी वो आपकी गति है, जो लय है वो आपकी गति है। जैसे अब बात करते हैं आगे तुक की। किसकी बात करने वाले हैं? अब हम तुक की बात करने वाले हैं। ध्यान से समझो क्या होते हैं तुक। छंदों को पढ़ते समय और स्वर और व्यंजनों की जो तुक बनती है, किसकी? स्वर और व्यंजनों की जो तुक बनती है उसे तुक कहते हैं। क्या कहते हैं? तुक। तो आप इसको पूरा लिख लो। छंद को पढ़ते समय स्वर व्यंजनों की समानता को तुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तुक कहा जाता है। जिन छंदों में तुक होती है उन्हें तुकांत, जिन छंदों में तुक होती है उन्हें तुकांत कहते हैं, और जिनमें तुक नहीं होती है, और जिनमें तुक नहीं होती है उन्हें अतुकांत तुक कहते हैं। ठीक है। हाँ, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। छंदों के निम्न अंग होते हैं: चरण, पाद, पद, उसी को कहते हैं यति, गति, तुक, मात्रा व वर्ण, गढ़। सबसे पहले चरण पाद की चर्चा करते हैं कि प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। जैसे कुछ छंद होते हैं जिनमें 4 चरण नहीं होते हैं, जैसे कुंडलियां।
कुंडलियां में 6 होते हैं। कुंडलियां दोहा और रोला से मिलकर बना है। छपय, छपय में 6 चरण होते हैं। छपय उल्लाला और रोला से मिलकर बना होता है। किसी छंद का जो पहला और तीसरा चरण होता है वो विषम चरण होता है, और दूसरा और चौथा जो चरण होता है वो सम चरण होता है। यति की चर्चा कर लेते हैं कि छंद को पढ़ते समय जहां थोड़ा सा रुका जाता है और रुकने के बाद जो विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे यति कहते हैं। इसी प्रकार से गति की चर्चा करते हैं कि छंद को पढ़ते समय लय का जो प्रयोग किया जाता है उसे गति कहा जाता है। गति के बाद आता है तुक का नंबर। तो तुक क्या होता है? छंद को पढ़ते समय स्वर या व्यंजनों में समानता पाई जाए उसे तुक कहते हैं। जिन छंदों में तुक होती है उन्हें तुकांत छंद, और जिनमें तुक नहीं होती है उन्हें अतुकांत छंद कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ले लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं आपसे आगे बात करता हूं। देखिए, मात्रा और वर्ण की चर्चा करते हैं कि मात्रा और वर्ण क्या होते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसमें आएगा लघु स्वर, और लघु स्वर के अंतर्गत अगर मैं आपसे बात करूं तो छोटा आ और छोटी ई और छोटा ऊ और ऋषि वाला रा, ये 4 आते हैं। ठीक है, छोटा वाला आ, छोटी वाली ई, छोटा वाला ऊ और ऋषि वाला, इन्हें लघु स्वर कहते हैं। इसके लिए छंद में कुछ इस प्रकार का साइन लिखा जाता है या प्रयोग किया जाता है जिसे लघु स्वर के नाम से हम जानते हैं। लघु स्वर के नाम से हम इसे जानते हैं। छंद में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हम एक मात्रा की गणना करेंगे या गिनती करेंगे। तो कितनी मात्रा की गणना करेंगे? एक मात्रा की हम इसमें गिनती करेंगे। नेक्स्ट है दीर्घ। स्वर। हिंदी की वर्णमाला में दीर्घ स्वर को गुरु के नाम से भी जाना गया है, तो इसको गुरु स्वर भी बोलते हैं हिंदी में, वर्णमाला में। इसके अंतर्गत बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ए, आई, ओ और आउ, इनको काउंट कर लेते हैं। ठीक है, वैसे अगर मैं आपसे बात करूं, दीर्घ स्वर में बड़ा, बड़ी और बड़ों को शामिल किया गया है, परंतु मैं आपको यहां जो बताने वाला हूं वो मात्रा के हिसाब से बताने वाला हूं। ठीक है, कि किस किस में गुरु की मात्रा होती है, इसलिए मुझे यहां पर सब लिखने पड़ रहे हैं। ये भी काउंट कर दिया मैंने, आई, ओ, औ, और इसी में मैं काउंट कर दे रहा हूं अम।
अब दीर्घ स्वर नहीं होता, नहीं तो आप सोचोगे सर आपने लिखा है दीर्घ स्वर तो सबके सब दीर्घ स्वर हैं, बिल्कुल नहीं। मैं इनको मात्रा के आधार पर लिख रहा हूं, ठीक। अम और आहा, ये जितने भी वर्ण होते हैं इन्हें गुरु के नाम से हम संबोधित करते हैं। और गुरु का जो साइन होता है इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का गुरु का साइन इस प्रकार का होता है। और इसके लिए हम 2 मात्रा की गिनती करते हैं। कितनी मात्रा की? 2 मात्रा की हम इसकी गिनती करते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। कई बार क्या हो जाता है कि देखो दोस्तों, कई बार आधा अक्षर आ जाता है, तो आधे अक्षर को क्या काउंट करेंगे? क्या उसको लघु मानेंगे, क्या उसको गुरु मानेंगे? तो आधा अक्षर या वर्ण, आधा अक्षर आने पर उसके पहले वाले वर्ण को गुरु बना लेते हैं। अगर वह पहले से गुरु है तो ज्यों का त्यों रहता है, कोई बदलाव नहीं करते हैं। तो कैसा रहता है? ज्यों का त्यों रहता है, ठीक है। अब की बिंदी तो यहां आ गई, आकी आ गई, तो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी अक्षर के ऊपर। चंद्र बिंदु के लिए भी आता है कि अगर चंद्र बिंदु आ जाए तो क्या होगा? तो चंद्र बिंदु की गिनती नहीं की जाती है। तो चंद्र बिंदु की गिनती नहीं की जाती, याद रखना। तो आपको समझ में आया कि मात्रा और वर्ण के अंतर्गत लघु स्वर में ये छोटा, छोटी, छोटा ऋषि, इसके लिए इस प्रकार का साइन आएगा, एक मात्रा काउंट करेंगे जिसे लघु स्वर बोलते हैं। गुरु स्वर या दीर्घ स्वर में बड़ा, बड़ी, बड़ो वैसे तो 3 आते हैं। फिर मैंने इसी में ए, आई, ओ, औ, अम, आ को शामिल कर दिया है। इसको चिन्ह को हम गुरु बोलते हैं। इस प्रकार का चिन्ह आता है जिसमें हम 2 मात्राओं को काउंट करते हैं, गिनते हैं। आधा अक्षर आने पर उसके पहले वाले वर्ण को गुरु बना लेते हैं। अगर वह पहले से गुरु है तो ज्यों का त्यों रहता है, चंद्र बिंदु की गिनती नहीं की जाती है। जैसे देखिए, उदाहरण देखिए थोड़ा सा, जैसे लिखा हुआ है सभ्यता, आशीर्वाद, मैंने कहा सभ्यता, आशीर्वाद, और मैं एक शब्द और ले लेता हूं, राजन। और ना के नीचे हलंत लगा हुआ है। तो देखो, इसको देखो आप सबसे पहले, सा को कोई मात्रा नहीं है, छोटा की मात्रा लगी है तो लघु साइन का प्रयोग करेंगे, परंतु उसके जस्ट आगे आधा अक्षर है तो आधा अक्षर आने पर उसके पहले वाले वर्ण को गुरु बना लेते हैं। तो आधा अक्षर आया,
उसके पहले वाले वर्ण को क्या बना लेते हैं, गुरु। अगर वो ऑलरेडी पहले से गुरु है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो गुरु है नहीं, ये तो लघु है, तो इसको क्या बना लो, गुरु बना लो। इससे कोई लेना देना नहीं है बाधे अक्षर से। अब इसको देखो, इस पर कोई मात्रा नहीं लगी है तो ये क्या बनेगा, लघु बन जाएगा। इस पर बड़ा का डंडा, तो बड़ा का डंडा वाला गुरु होता है, इसलिए इसके नीचे गुरु का साइन आ जाएगा। टोटल इसमें जो मात्राएं हैं वो 5 मात्राएं हैं, ठीक है। 2 हम इसको गिनते हैं, एस टाइप का जो चिन्ह होता है उसको गुरु बोलते हैं, इसमें 2 मात्राएं गिनते हैं। एक इसमें गिनते हैं, लघु टाइप का साइन होता है, इसमें 2, तो 2 3 और 2 5। इसको देखो, यहाँ गुरु आएगा क्योंकि बड़ा है, देखो उधर गुरु का साइन आया, बड़े की मात्रा लगी गुरु आएगा। अब ध्यान से समझो, आधा अक्षर है ऊपर, आधा अक्षर ऊपर है और आधा अक्षर के पहले वाले को गुरु बनाते तो ऑलरेडी वो गुरु है सी, तो इसे बनाने की आवश्यकता है ही नहीं। अब इस पर पहुंचो, इसके ऊपर डंडा लगा है तो ऑलरेडी वो गुरु है और ये इसके कुछ भी नहीं लगा इस पर, ये लघु, तो 2 2 4 और 2 6 और 1 7 मात्रा इसके अंतर्गत। इसी प्रकार से इसको देखो, बड़ा का डंडा लगा हुआ है तो गुरु है, ये जा पर कोई मात्रा नहीं ले इसलिए इसको लघु बना लो, परंतु आगे आधा ना है क्योंकि हलंत लगा है और आधा ना है, उसके पहले वाले को गुरु बना लेते हैं, इसका मतलब ये भी क्या बन जाएगा, गुरु बन जाएगा। यहाँ तक तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई होगी। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे गढ़ की आपसे चर्चा करने वाला हूँ। आई होप कि आपने ले लिया होगा। देखिए अब आगे गढ़, इनका प्रयोग तो आपको बारड़ेक छंद में करना है। किस में करना है, बारड़ेक छंद में, परंतु गणों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है, 8, ठीक है। गणों की संख्या 8 होती है। गण 3 वर्णों के समूह में बटे रहते हैं। तो गणों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है और ये 3-3 वर्णों के समूह में बटे होते हैं। गणों को तो केवल बारड़ेक छंदों के लिए याद किया जाता है। 3-3 वर्णों के क्रम में ये मतलब 3 वर्णों का एक समूह होता है इनका, ठीक है। तो आपको इनको बारड़ेक छंद में याद रखना है, मात्रिक छंद से कोई लेना देना नहीं है। टोटल गणों की संख्या 8 होती है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इन गणों के बारे में। तो देखिए, अब 8 गणों को आप याद तो कर नहीं सकते, इसीलिए आपको याद करने के लिए मैं एक सूत्र का प्रयोग कर दे रहा हूं, उसके माध्यम से आप जरूर याद कर लेना। सूत्र कुछ इस प्रकार से है, यमाता राज भान सलगा, ठीक है। हाँ, गणों की संख्या 8 है,
3 वर्णों के होते हैं। तो देखो जरा, यही सूत्र से मैं बनाने का प्रयास करता हूं। जैसे सबसे पहले मैंने या लिया, या, तो या से मिलकर बना यगड़। दूसरा मैंने मा लिया तो मगड़ बन गया। तीसरा मैंने ता लिया तो तगड़ बन गया। चौथा मैंने रा लिया तो रगड़ बन गया। पांचवा मैंने जा लिया तो जगड़ बन गया। छठवा मैंने भा लिया तो भगड़ बन गया। सातवां मैंने ना लिया तो नगड़ बन गया। आठवां मैंने सा लिया तो सगड़ बन गया। तो टोटल कितने? 8 गणों की टोटल संख्या 8। 3-3 वर्णों के समूह में बटे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सब में 3-3 का। ठीक है, हाँ। अब इनके अंतर्गत कितनी मात्राएं आएंगी वो हम यहां से समझेंगे। यगड़ में कितनी मात्राएं होती हैं, मगड़ में कितनी होती हैं, तगड़ में कितनी, रगड़ में, वो इस सूत्र के माध्यम से समझेंगे। जैसे देखो, ये 3-3 का क्रम आप इसको ले लो। जैसे यहां से देखो, या माता, फिर या को छोड़ दो, मां से ले लो, 3 का लेना, मातारा, मां को छोड़ दो, यहां से ले लो, ताराज, ता को छोड़ दो, रा से ले लो, राजभा, रा को छोड़ दो, जा से ले लो, जवान, जा को छोड़ दो, भा से ले लो, भानस, भा को छोड़ दो, ना से ले लो, नासाल। अब देखो इधर, ना को छोड़ दो, सा से ले लो, लास्ट आपका सा लगा। अब देखो इनमें मात्राएं गिन लो। तो देखो यहां पर क्या है, लघु और गुरु गुरु, यहां पर तीनों गुरु हैं। यहां पर शुरू में 2 गुरु हैं, 1 लघु, गुरु लघु गुरु, लघु गुरु लघु, गुरु लघु लघु, तीनों लघु। ठीक, तो यहां से मात्राएं आपने काउंट कर ली। अब आगे देखो, अब कई बार इनका उल्टा पूछ लेता है वो। उल्टा कैसे? क्योंकि 3 गुरु इधर आए तो 3 लघु इधर आए, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मगड़ का उल्टा नगड़ होता है। ठीक है, हाँ। अब देखो जरा, तगड़ का उल्टा भगड़ होता है, क्योंकि पहले 2 गुरु इधर आ गए, लास्ट में 2 लघु आए। अब आगे देखो, ये रगड़ का उल्टा जगड़ हो जाएगा, क्योंकि पहले गुरु यहां पर पहले लघु, यहां पर लघु, यहां गुरु, यहां गुरु लघु, तो एक दूसरे का ये विपरीत हो गया। और कहीं बन रहा है क्या? हाँ, ये लास्ट वाला बन रहा है, ये वाला। क्यों बन रहा है कि नहीं? मेरे हिसाब से तो नहीं बन रहा है, क्योंकि पहले लघु आया, पहले लघु नहीं, ये नहीं बन रहा। लास्ट वाला नहीं करो, लास्ट वाला नहीं बन रहा है तो मत करो आप इसको। बाकी के ये सभी बन रहे हैं। ठीक, तो गणों की संख्या 8 होती है। गण 3-3 वर्णों के समूह में बटे रहते हैं। सूत्र यमाता राज भान सलगा, यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़, मातारा तारा। यहाँ से देखो, या माता माता रात ताराज राजभा जवान भानस नसल सलगा। ये आपके सामने मैंने इनकी मात्रा, या की मतलब लघु गुरु गुरु गुरु, ये सब की इन्हीं की मात्रा है। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
जब मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूं तो पूरा डिटेल में पढ़ाता हूं, आप जानते ही हैं, बिल्कुल बाल की खाल। अन्यथा मैं वो टॉपिक से हाथ नहीं लगाता हूं जो मुझे नहीं आता है, फिर सीधी सी बात है। अब हम छंदों की बात करते हैं, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। हिंदी में छंद मुख्य रूप से तो 2 होते हैं, परंतु पढ़ते 3 हैं। मात्रिक छंद, वार्णिक छंद, तीसरा भी होता है मुक्तक छंद। मात्रिक छंद की बात करते हैं। मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं। तो मात्रिक छंद की बात करते हैं। सबसे पहले मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती की जाती है, गणना की जाती है। मात्रिक छंद, मात्रिक छंद भी 3 प्रकार का होता है। सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। वार्णिक छंद भी 3 प्रकार का होता है। समवार्णिक छंद, अर्ध समवार्णिक छंद, विषम वार्णिक छंद। मुक्तक छंद की भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है, लेकिन उसमें दोनों चीजें होती हैं, मात्राएं भी होती हैं और अक्षर भी होते हैं, वर्ण भी होते हैं। तो मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं, वार्णिक छंद के भी 3 भेद होते हैं। हिंदी में मुख्य रूप से 2 छंद होते हैं, एक तो मात्रिक छंद, एक वार्णिक छंद। पढ़ते 3 को है, मात्रिक को, वार्णिक को, मुक्तक को। सममात्रिक छंद की अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो सममात्रिक छंद के भी 2 भेद हैं। एक तो साधारण है, एक आपका दंडक है। एक से 26 तक एक से 26 तक वर्ण होते हैं, वो साधारण सममात्रिक छंद होता है।
और 1 से 32 तक जो मात्रा होती है वो साधारण सममात्रिक छंद कहलाता है। और 1 से 26 जो वर्ण होते हैं वो साधारण समवार्णिक छंद कहलाता है, मात्रिक नहीं, वार्णिक छंद कहलाता है। याद रखना, इसमें 26 से अधिक वर्ण होते हैं और 32 से अधिक मात्राएं होती हैं। 26 से अधिक वर्ण दंडक समवार्णिक छंद कहलाता है। 32 से अधिक मात्रा तो दंडक सममात्रिक छंद कहलाता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सममात्रिक छंद किसे कहते हैं? जिस छंद में समान मात्राएं होती हैं उन्हें सममात्रिक छंद कहते हैं। सममात्रिक छंद के अंतर्गत सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूंगा चौपाई की। किसकी? चौपाई की। तो चौपाई की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई सममात्रिक छंद होता है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में या तो 2 लघु होंगे या 2 गुरु होंगे। ठीक है, वो आपका चौपाई होता है। जरा हम बात करते हैं चौपाई के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। सबसे पहले यह सममात्रिक छंद होता है। एक बात। दूसरी बात, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती। तीसरा, अंत में 2 लघु या 2 गुरु का होना आवश्यक है। जैसे एक उदाहरण की चर्चा हम करते हैं। बंदव गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि
सुभाष सरिस अनुरागा, एक चौपाई हो गई है। चौपाई सममात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं, अंत में या तो 2 लघु होंगे या 2 गुरु होंगे। जैसे बंधव गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, इसकी मात्राओं को काउंट करते हैं। जरा देखिए, अम की मात्रा लगी है तो गुरु बनेगा, ये लघु और लघु। यहां पर देखो छुटऊ की मात्रा लगी है तो लघु, और ये देखो इसको भी लघु बना लो, ये दोनों लघु, ये लघु लघु, ये भी लघु लघु, और ये गुरु। काउंट करो, 4 और 2 6 और 2 8 9 10 11 12 12 और 4 16। इसका मतलब एक चरण में 16 मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लघु बना लो, इसको लघु 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 गुरु लघु 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 और गुरु गुरु, सबको काउंट कर दो। 3 4 और 2 6 7 8 9 10 11 12 12 और 4 16। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा हमको मिल गई। सममात्रिक छंद है, चौपाई है। अब हम कह सकते हैं कि 16 मात्रा के आधार पर यह चौपाई है। अंत में या तो लघु होगा या गुरु होगा। तो देखो ये लघु आ गए, सॉरी ये गुरु आ गया, लघु नहीं है गुरु। देखो अंत में गुरु आ गया, ये भी गुरु आ गया। ठीक है, तो दोस्तों 9th के विद्यार्थी 10th के 11th के 12th के अच्छे से वीडियो को पूरा देखें। पहला लेक्चर हुआ है, इसमें 3 लेक्चर होंगे टोटल। छंद में कितने लेक्चर? 3 लेक्चर होंगे। दोस्तों आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आपसे इतना चाहिए, शेयर करो, अच्छी लगे तो लाइक करो, और अगर और भी इसी तरह आपको वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज हिंदी की क्लास में छंद के टॉपिक के लिए इतना ही। कल इसी टॉपिक पर फिर से मेरी आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।